हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें रीजनिंग के सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा आरआरबी क्लर्क का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें मेरे 37/40 मार्क्स आए हैं रीजनिंग में, और ये अब तक का मेरा हाईएस्ट मार्क्स आया है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स के लिए अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। आपको जो टीचर समझ में आए आप उनको करिए। हाँ, लेकिन जिस भी टीचर को आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को अपने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखिए। जो भी टीचर आपको समझा रहा है आप ये देखिए कि वो टीचर कंडीशंस कैसे लिखते हैं। फिर अगर मान लीजिए सर्कल है तो उन कंडीशंस को इस सर्कल में वो कैसे पुटअप करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी। अब जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, अगर हम आप पजल करते रहेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ ए बैठा है और लाइन लिखा है कि बी इज़ 4 टू द राइट ऑफ ए, तो आपको पता है कि बी इसके सामने ही आएगा। आपको फिर 1 2 3 4 करके गिनना नहीं पड़ेगा। क्यों? ये आपका प्रैक्टिस से आती है। ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उन सब चीज़ों से ये आपकी चीज़ें स्ट्रांग होती है। तो जितना भी आप पजल सीखिए उनको अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट करिए और उनको फिर करने की कोशिश करिए, और जल्दी ही आपके इस सब्जेक्ट को बहुत आप एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसमें मार्क्स पाना बहुत ईजी है। आप कैसे कर सकते हैं? मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले 1 से 1.5 घंटा मिसलेनियस टॉपिक्स को करती थी। मिसलेनियस में आपके सिलॉक्स हो गए, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई, उसके बाद आपके ब्लड रिलेशन हो गए, इनइक्वालिटी हो गई। जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं 1 से 1.5 घंटा आप ज़रूर से ज़रूर दीजिए। आप खुद ही कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जब आप इन टॉपिक्स को जल्दी कर लेंगे तो जो आपका पज़ल का सेक्शन आएगा उसमें आपके लिए टाइम मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी पज़ल आती है जो बहुत फंसाती भी है तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि इनमें आपका टाइम बचा है। वरना दोनों में आपका अगर टाइम ज़्यादा जाता है तो 20 मिनट में आप बहुत कम क्वेश्चंस कर पाएंगे, चाहे आपका क्लर्क लेवल हो या आपका पीओ लेवल हो। अब मैटर करता है कहाँ से करें या कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखें। मैंने अंकुश सर से सीखा है। आप जब स्टार्टिंग है या आप जब बिगिनर है तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप पहले किसी भी सर या टीचर को जिसको आप फॉलो करते हैं उनका मेथड देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए। डायरेक्ट आप आज एक सर्कल का सुन के डायरेक्ट ये नहीं कि मतलब बस हाँ मैंने सीख लिया अब मुझे सब आता है, ये सब आता है वाला एटीट्यूड एकदम गलत है। ये तो कभी लाइए ही मत। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है यही समझिए आपको कुछ नहीं आता है। जिस दिन आपको सिलेक्शन हो गया है उस दिन आपको सब कुछ आता है। नहीं आ एक सर्कल मान लीजिए आज मैंने पढ़ा ये पजल सर्कल वाली, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एसटी से या बीएससी की मैगज़ीन से या सर के क्लासेस से मैंने इसको कई बार प्रैक्टिस किया। मैंने देखा कि अगर ये सर्कल में हम कैसे लिखते हैं, सर कैसे लिखते हैं। मैंने कंडीशंस को फिर से लिखना शुरू किया कि कंडीशंस को लिख के इसमें अच्छा अगर ये 4 टू राइट है तो ऑब्वियस बात है ए यहाँ है तो बी यहाँ है, इनके बीच में 3 बंदे होंगे। ये और प्रैक्टिस से आता है। तो आप जितना जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखिए, मेरा यही है कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि उसके बाद क्या करें। 1 से 1.5 घंटा मैंने मिसलेनियस कर लिया, फिर 3 से 4 आप प्री के पजल्स का वीडियो देखिए या खुद से करिए जो आपको सूट करता हो। इनको करने की अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करिए कि एक ही मेथड से ना करके काफ़ी मेथड होते हैं। जैसे मैंने अंकुश सर से सीखा था, उन्होंने एक मेथड बताया था काजू कतली कॉन्सेप्ट, या एक उनका क्वेश्चंस होते हैं नेवर स्किप क्वेश्चंस। इन सारी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करिए। नेवर स्किप में वो जो 3 सर्कल वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें लोग होते हैं ये नेवर स्किप्स होते हैं, ये नेवर स्किप क्वेश्चंस होते हैं। इनको कभी भी आप मत छोड़िए, इनको हर हालत में अपना बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए। मैंने रीजनिंग के लिए यही सारी चीज़ें की थी। मैं पहले 1 से 1.5 घंटा मिसलेनियस करती थी, उसके बाद 3 से 4 प्री के पज़ल या सर की क्लासेस देखती थी, उसके बाद 2 मेंस की पज़ल उठाती थी। अगर आप 2 नहीं कर पा रहे तो आप एक करिए, एटलीस्ट आप समझिए कंडीशंस कैसे लिखते हैं, फिर उसको कैसे पुटअप करते हैं, ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और कंडीशन जब भी लिखिए साफ साफ लिखिए और एक रिलेटेड लिखिए। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई कंडीशन लिख रहे हैं, ए के बीच में 2 बंदे हैं और बी यहाँ बैठा है, फिर ये बोल रहे हैं कि ए और सी आमने सामने देख रहे हैं, तो आप ए और सी को आमने सामने यहाँ मत लिखिए, ए और सी के आमने सामने यहाँ लिखिए, ताकि जब आप फिर से जब सब कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ी आसानी रहेगी। फिर यहाँ है, अगर आप यहाँ लिखते हैं तो आप ये भूल जाएंगे कि ए और सी का कंडीशन क्या था, फिर आप यहाँ देखेंगे तो वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, वो आप मत करिए। जब मैं ये सारा रीजनिंग में कर लेती थी, फिर एक पीओ की हिस्ट्री तो आपकी मस्ट है ही, हर दिन
हर दिन एक पीओ की एसटी दीजिए, उसको देखिए आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, आपके स्कोरिंग टॉपिक्स जो हैं उनमें आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं रीजनिंग में, उसके ऊपर मेहनत करिए। आप ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स आप भी ला सकते हैं, जैसे मैंने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ अंकुश लांबा सर की वजह से। आपको भी जो समझ में आता है, जो टीचर आपको समझ में आता है, आप उनसे पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको मैंने पढ़ा उनको आप भी समझ पाएँ। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ रीजनिंग में एक सबसे बड़ा चीज़ होता है, जैसे A to Z आप नंबर्स याद कर लीजिए, अल्फ़ाबेट्स याद कर लीजिए, साथ ही साथ इनके जो नंबर्स होते हैं ना ये याद कर लीजिए, इनके जो अपोजिट्स होते हैं उनका भी याद कर लीजिए। जैसे L का अपोजिट होता है, K का अपोजिट P होता है, इन दोनों के नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए कि K किस नंबर पे होता है, P किस पे, जैसे O15 पे होता है, ठीक ऐसे ही L का भी नंबर है, K का भी है, P का भी है, तो ये आपको याद होने चाहिए। सॉरी, हर हालत में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चंस करें तो आपको दिक्कत ना हो, आपको बार बार ये नहीं याद करना पड़े कि अच्छा के का अपोजिट क्या होता है। स्टार्टिंग में अगर आपके नहीं याद हो रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मैंने सर से सीखा था, आप ए से एम तक यहाँ लिखिए, ये बीच में ए से एम है, फिर एन से जेड तक यहाँ लिखिए। बाकी ये जितने भी आप अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे ना उनके अपोजिट यहाँ यहाँ लिखेंगे आप, ए से एम यहाँ, एन से जेड यहाँ, सबके ऊपर फिर उनके नंबर्स भी लिख लीजिए, ठीक। ऐसे जब आप सबके नंबर्स लिखेंगे तो आपको हर दिन जब ये बार बार लिखेंगे तो आपको ये याद भी होते रहेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से याद ज़रूर कर लीजिए, वो आपको ही बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरी जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। थैंक यू।